और इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी दीपक तिवारी और उनके साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश खंडूरी भी जुड़े हुए हैं इस मुद्दे पर तमाम बातचीत के लिए। दीपक, आखिरकार वही हुआ जो सियासत में होता रहा है, कीमत ली और मान गए। बिल्कुल आशीष, जिस तरीके से अंदाजा लगाया जा रहा था, चर्चा का बाजार गर्म था, सिर्फ वैसी ही तस्वीर यहाँ पर निकल उभर के सामने आई है मंत्रिमंडल की, जो हमने कल भी यहाँ पर दिखाई थी। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं एक मजबूरी भी थी ये विजय बहुगुणा की या कहीं कांग्रेस आलाकमान की कि उन लोगों को मंत्रिमंडल में जगह देना। लेकिन मेरे साथ खंडूरी जी है, मैं उनसे इस संबंध में चर्चा करना चाहूँगा। खंडूरी जी, जो तस्वीर अभी निकल कर आई है, हालांकि यही तस्वीर कल भी लगभग फाइनल थी, क्या आपको लगता है, क्या कहेंगे पूरे मंत्रिमंडल को देखने के बाद? देखिए दीपक, की पूरा का पूरा मंत्रिमंडल आप देख लीजिए, जितने भी उसमें मंत्री बनाए गए हैं तो उसमें 50% जो है हरीश रावत के लोगों का को स्थान दिया गया है। तो सीधी सीधी बात है, जो हमने एक बार खुलासा किया था कि 7 पॉइंट एजेंडे पर चर्चा हुई है सोनिया गांधी के घर पर, और उसमें यह तय हुआ था कि हरीश रावत की जो शर्तें हैं, 7 शर्तें वो मान ली जाएंगी। तो देखिए राज्यसभा में उनका आदमी आ रहा है, उनके आदमी को राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। दूसरा यह है कि मंत्रिमंडल में आधे लोग जो हैं उन्हीं के हैं, हरीश रावत के हैं। और मज़ेदार बात आपको बता दूं कि पूरी टीम बहुगुणा जो है, उस टीम में बहुगुणा का एक भी आदमी नहीं है जो उनकी वफादारों की टीम है। यहाँ तक कि टिहरी सीट से जो दिनेश धनई जीत कर आए, वो भी उस टीम में नहीं है। तो ये मतलब आने वाले दिनों में बहुगुणा के लिए ये बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। वो किस तरह से हरीश रावत और जो सतपाल महाराज या इंदिरा हृदय की टीम के जो मेंबर हैं, जो वफादार हैं, उनके साथ कैसे खेल पाएंगे, ये देखना दिलचस्प रहेगा। दिनेश धने आश्चर्यजनक रूप से सामने जो नाम आया है, उनका नाम मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है। कयास लगाया जा रहा था कि दिनेश धने शामिल होंगे। हालांकि ऐसी खबरें भी थी कि दिनेश धने शायद विजय बहुगुणा के लिए सीट छोड़ सकते हैं, लेकिन दिनेश धने ने खुद इसका खंडन किया था। क्या लगता है आपको, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए दिनेश धने टिहरी से लड़े और देखिए उनका बहुत करीबी संबंध विजय बहुगुणा से रहा है। लेकिन दिनेश धने अगर वहाँ से जीत के आए हैं तो कहीं ना कहीं विजय बहुगुणा का भी उसमें हाथ माना जाता है। तो ये देखो, उनकी भी इच्छा है, जो इस परिस्थितियां जो बनी हैं, बहुत सारे निर्दलीय, बहुत से ऐसे भी उम्मीदवार जीत कर आए हैं जो पहले बीजेपी को पिछली बार निर्दलीय जीते थे, मंत्री बने, लेकिन इस बार उनकी हसरतें बिल्कुल ख़त्म हो गई। वो पछता रहे हैं कि हमने निर्दलीय लड़ा होता चुनाव तो शायद हम भी आज मंत्री होते। तो ऐसी परिस्थितियों में दिनेश धनई का जब बिल्कुल ये माना जा रहा था कि कम से कम विजय बहुगुणा एक आदमी को तो वो मंत्री बनाएंगे, दिनेश धनई मंत्री नहीं बन पाए। तो अभी वो एक पत्रकार वार्ता भी कर रहे हैं, तो उससे बात निकल कर आएगी कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या उनके मन में है। हो सकता है कि विजय बहुगुणा ने शायद उन्हें मना लिया हो, और ये भी हो सकता है, देखिए इस बात से भी इनकार नहीं कर सकता, हर आदमी की अपनी इच्छा होती है, एक मौका होता है जब वो ऐसी परिस्थितियां होती हैं, जब उनको मौका मतलब जिसमें वो मंत्री बनने की संभावनाएं रहती हैं, और उन संभावनाओं के बीच अगर वो उनकी उम्मीदें टूट जाएं तो निश्चित तौर पर एक तीखी प्रतिक्रिया भी सामने आ सकती है उनकी। एक चीज़ और देखा जाए, कहीं ना कहीं जो पूरे मंत्रिमंडल पर नजर आ रहे हैं, विजय बहुगुणा के साथ 10 मंत्री हैं, उसके बावजूद वो अकेले खड़े नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, आप देख लीजिए पूरी टीम जो बनी है, उसमें सतपाल महाराज, उसमें अमृता रावत या मंत्री प्रसाद नैथानी भी हैं। वो दोनों के दोनों जो है सतपाल महाराज के बहुत करीबी, मतलब उनके कहने पर ही चलेंगे वो। और दूसरा जो दूसरी जो सुरेंद्र सिंह नेगी आए हैं या प्रीतम सिंह आए हैं, ये सब के सब जो है इनके वफादार माने जाते हैं। हरीश रावत के गुट के ये असंतुष्ट विधायकों में शामिल थे वहाँ दिल्ली में। अब जो सुरेंद्र राकेश हैं बीएसपी के, वो जो एक अवसर की राजनीति जो सामने आई है आपके सामने, जो समर्थन की राजनीति जो सामने आई है, तो गठबंधन की राजनीति उसका लाभ उनको मिला है। तो वो ये एक स्वाभाविक लाभ था, वो तो मिलना ही उनको था। तो पूरी इस मंत्रिमंडल में विजय बहुगुणा का कोई आदमी हमें दिखाई नहीं देता। यूकेटीपी ने समर्थन दिया तो उनको तो पूरा का पूरा बेनिफिट मिला, उनका एक आदमी ने समर्थन दिया, उसको पूरा मंत्रिमंडल मिल गया। तो ये बड़ा दिलचस्प होगा, आने वाले दिनों में देखिएगा कि जो सियासत का मैच होगा उसमें विजय बहुगुणा किस तरह से हरीश रावत की जो टीम के जो मेंबर हैं उनके साथ कैसे भाजपा की चुनौती का मुकाबला कर पाएंगे, देखना दिलचस्प है। कि भाजपा के साथ साथ जो उनकी कैबिनेट के मंत्री हैं, जो उनकी अपनी टीम है, उनके बाउंसर उनको झेल लेंगे। जब भी कैबिनेट में कोई निर्णय लेने को, तो कहीं ना कहीं उनको पहले मनाना होगा। मतलब विजय बहुगुणा खुद अकेले कोई निर्णय यहाँ पर लेने की स्थिति में नहीं होंगे। देखिए पूरा मंत्रिमंडल, बहुत से नीतिगत फैसले होते हैं जहाँ मंत्रियों की राय बहुत अहम होती है। तो ऐसा भी मुमकिन नहीं होगा कि मुख्यमंत्री अपनी मतलब राय थोप दें। तो एक राय जब वो बनाएंगे तो उन्हें भरोसे में लेना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर ये अग्नि परीक्षा से कम नहीं है विजय बहुगुणा के लिए। वो किस तरह से अपना मंत्रिमंडल चलाएंगे और ये 5 साल वो किस तरह से शांतिपूर्ण ढंग से निकाल पाएंगे, ये बड़ा देखना दिलचस्प रहेगा। एक
चीज़ और, ये तो हो गई कल तक जो खबरें थी कहीं ना कहीं कि 11 लोग की यहाँ पे टीम रहती है मुख्यमंत्री की, 11 मंत्री शपथ लेंगे, लेकिन धीमे धीमे आज खबरें निकल कर आई। पहले 4 बजे शपथ होनी थी, फिर खबर आई कि हरक सिंह रावत यहाँ पर आ रहे हैं, फिर 1 घंटा पीछे कार्यक्रम चला गया और हरक सिंह रावत वहाँ पर पहुंचे भी। तो 10 मंत्रियों ने शपथ ली, 1 मंत्री को शपथ नहीं दिला गई। क्या आपको लगता है कि हरक सिंह रावत का तेवर थोड़ा नरम पड़े हैं? क्योंकि एक बयान उनका अभी भी आया है जब उन्होंने कहा कि पार्टी अब समाधान की ओर बढ़ रही है और जल्द कोई हल निकलेगा। और कल के हरक सिंह रावत को देखें और आज के हरक सिंह रावत को देखें तो जमीन आसमान का फर्क है। लगता है हरक सिंह रावत को ऐसी कोई घुट्टी मिली है आला कमान से, क्योंकि 10 मंत्रियों ने शपथ ली, 1 सीट वो भी खाली है, या हो सकता है आने वाले समय में कोई बड़ा परिवर्तन हरक सिंह रावत के रूप में? देखिए कि संख्या तो उतनी ही रहनी है जितनी मतलब जो एक मानक जो बने हुए हैं। तो एक पद अगर खाली रखा गया तो निश्चित तौर पर जो एक बार्गेनिंग की पॉलिटिक्स आपको दिखाई दे रही है आला कमान के दिल्ली में, तो मुझे लगता है कि हरक सिंह रावत जो सॉफ्ट दिखाई दे रहे हैं आपको, तो उनको कोई ना कोई आश्वासन आला कमान से मिला है। और हरक सिंह रावत सार्वजनिक रूप से ये बयान दे चुके हैं कि वो मंत्री तो बनेंगे नहीं, क्योंकि मंत्री वो रह चुके हैं। तो मंत्री से ऊपर क्या होता है, सीएम उन्हें बनाएंगे नहीं। तो क्या एक बात जो जिसकी बात चर्चा बहुत तेजी से आपके सामने मतलब पूरे सियासी गलियारों में सुनाई दे रही है डिप्टी सीएम की, तो ये मुमकिन है कि कल ऐसी घोषणा हो जाए कि हरक सिंह रावत को डिप्टी सीएम बना दिया गया। एक चीज़ और देखा जाए सर, सतपाल महाराज का एक बयान यहाँ पर आया है। अभी कुछ देर पहले हमारी बात हुई संवाददाता से, तो उन्होंने सतपाल महाराज ने साफ तौर पे बोला कि मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन जो कैबिनेट है वो आला कमान ने बनाई है। यानी कि विजय मोहरा को ऊपर से विजय बहुगुणा को बैठा दिया गया यहाँ पर, भारी विरोध उनका। तो कहीं ना कहीं लगता है विजय बहुगुणा अभी भी एक मोहरा बन के यहाँ पर काम करेंगे। देखिए विजय बहुगुणा मोहरा बनकर काम करेंगे, ये बहुत जल्दीबाजी होगी इसके बारे में टिप्पणी करना। लेकिन ये बात सही है कि विजय बहुगुणा अगर आला कमान ने उनको मुख्यमंत्री बनाया है और शुरुआत में जो उनको फीडबैक दिया गया उसके आधार पर विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री बने, और उसके बाद जो एक समीक्षा हुई, फीडबैक आया आला कमान के पास, तो ये मुमकिन है कि शायद कुछ ऐसे फैसले जो जल्दीबाजी में लिए गए होंगे उनको सुधारने की कवायद भी इसको देखा जा सकता है। आज कैबिनेट की बैठक वहाँ पर होनी कहीं ना कहीं, तो आपको लगता है कि पहली कैबिनेट की बैठक किस तरह की वहाँ पर रहेगी? क्योंकि विजय बहुगुणा अकेले हैं, कहीं ना कहीं जिस तरीके से कैबिनेट की घोषणा की है तो कई सारे फोन उनके पास, कई सारी बातें उनके पास आ रही होंगी, कई लोग विरोध भी जता रहे होंगे। अभी क्या लगता है कैसी तस्वीर वहाँ की होगी, आपको क्या लगता है? देखिए अभी सामान्य रहेगा। अभी तो मेरे को लगता है कि अभी पहली रस्मी बैठक है ये, क्योंकि कैबिनेट बनी है तो अब वो बैठेगी। तो मुझे लगता है कि अभी कोई दिक्कत नहीं आएगी उनको। लेकिन आने वाले दिनों में जब पोर्टफोलियो भी डिसाइड होने हैं, वो भी डिसाइड होंगे, तो उसके बाद चीज़ें क्लियर होंगी। और अभी तो दर्जाधारी भी बनने हैं, तो ये भी मुमकिन है कि शायद विजय बहुगुणा अपने वफादारों को अच्छे दर्जाधारियों के पदों पर आसीन करें। ये बात भी अभी देखी जाएगी। और अब ये देखना भी दिलचस्प रहेगा कि हरीश रावत खेमा जो है उन पदों पर किस तरह से निगाह डालता है। कहीं ना कहीं बड़ी संख्या थी हरीश रावत के समर्थक विधायकों की, तो वहाँ भी जाहिर सी बात है जो खबरें निकल कर आई थी 7 सूत्री एजेंडा, तो उनकी दावेदारी वहाँ पर भी बड़ी अहम मानी जाएगी। तो ऐसे में उसको लेकर जो लड़ाई होगी वही बड़ी कड़ी यहाँ पर देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं उसको बगावत के सुर अभी भी उभरने के आपको आसार लगते हैं इस तरह के कुछ? देखिए ये डिपेंड करेगा कि जो हालात हैं पूरे पार्टी के अंदर। अभी केवल जो 7 पॉइंट एजेंडे की जो बात हो रही थी उसमें अभी 3-4 मांगे ही पूरी हुई। अभी उनकी कई मांगे हैं, जैसे प्रदेश उनका ये कहना है कि जो प्रदेश अध्यक्ष है वो हमारा होना चाहिए। और प्रदीप टम्टा जी के लिए जो एक वकालत हो रही है कि प्रदीप टम्टा जी के हाथ में जो है संगठन की कमान हो। और प्रदीप टम्टा के कुछ ऐसे बयान भी आए हैं, देखिए अब उन्होंने बहुत खुलकर बयानबाजी की है, जिसको लेकर बहुगुणा जो खेमा है उसमें बहुत ज़्यादा संतोष है। और आने वाले दिनों में शायद प्रदेश अध्यक्ष को लेकर टकराव की स्थिति पार्टी में बन सकती है। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, कहीं ना कहीं प्रदीप टम्टा काफ़ी अखर यहाँ पर रहे हैं, जब लगातार उनकी बातें जो लगातार उठी, बयान आज भी उनका बयान कहीं ना कहीं आए थे। तो अब क्या लगता है वाकई में जो हरीश रावत खेमे में निश्चित तौर पर आते हैं और प्रदेश अध्यक्ष की जो बात हो रही थी, यशपाल आर्य क्योंकि अब मंत्री बन गए, तो निश्चित तौर पर लगता है कि प्रदीप टम्टा को उसकी कमान सौंपी जा सकती है, कितनी संभावना है? और विधानसभा अध्यक्ष को लेकर बात करना चाहूँगा आपसे। देखिए प्रदीप टम्टा की जहाँ तक बात है तो मुझे लगता है कि जब उनको अध्यक्ष बनाने की बात आएगी तो शायद किसी तीसरे व्यक्ति का नाम उभर कर सामने आए। अगर बहुगुणा खेमा, मुझे लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष के मसले पर संघर्ष होने की संभावनाएं मुझे लगती हैं। अच्छा, विधानसभा अध्यक्ष से लेकर गोविंद सिंह कुंजवाल का नाम सामने आ रहा था, तो क्या लगता है कितनी सच्चाई इसमें वाकई में? क्या लगता है गोविंद सिंह कुंजवाल, क्योंकि ये 7 सूत्री जो एजेंडा मंजूर हुआ उसमें ये भी एक शर्त थी, तो और जो गोविंद सिंह विजय सजवाण वहाँ पर हैं वो कहीं ना कहीं इनके उनसे आते हैं, सॉरी गोविंद कुंजवाल हैं वो उसी के खेमे से आते हैं, क्या लगता है आपको? हाँ बिल्कुल सही बात कही आपने कि गोविंद सिंह कुंजवाल के बारे में ये कहा जा रहा था कि शायद वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, लेकिन ऐन मौके पर वो उनको ड्रॉप कर दिया गया। बिल्कुल उनका नाम तय था, तो अगर उनको वहाँ से ड्रॉप किया गया तो निश्चित तौर पर वो स्पीकर बनने जा रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है।
बिल्कुल खंडूरी जी आप बने रहिएगा हमारे साथ। आशीष, जिस तरीके से खंडूरी जी लगातार बता रहे हैं कि जो तस्वीर निकलकर यहाँ पर सामने आई है, कहीं ना कहीं जो हरीश रावत खेमा है 50% से ज़्यादा सीटों पर उसी का कब्जा हो गया है, और ऐसी आशंका भी थी और जिस तरह की चर्चाएं लगातार थी। दिल्ली में जो 7 सूत्री एजेंडा मंजूर होने की बात हुई थी, हालांकि सार्वजनिक ये नहीं हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई भी थी। और जो तस्वीर उभर कर आई है, भले ही राज्यसभा की बात करें, विधानसभा अध्यक्ष के पद की बात करें, या आज की जो मंत्रिमंडल की बात करें, साफ वैसी ही तस्वीर आई है जो 7 सूत्री एजेंडा में शामिल थी। बिल्कुल बिल्कुल आशीष। बिल्कुल दीपक, आप बने रहिए। खंडूरी जी भी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग बने रहिए, हम चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि जिस तरीके का सियासी तूफान उठा था और इस वक्त जो कॉम्प्रोमाइज एक तरीके से कहें कंपनसेट हो गया है पूरा मामला, और हरीश रावत का जो असंतुष्ट खेमा था वो अब मानने के कगार पे आ गया है। क्या इसकी कीमत चुकाई गई, किन शर्तों पर मान गया है, क्यों मंत्रिमंडल में उनको 50% दिया गया है, 50% वही मंत्री पद ले गए हैं, सारे सवालों को हम जानेंगे। लेकिन पहले नजर डालते हैं उस रिपोर्ट पर जो आपको बताएगी कि कौन कौन शामिल हुए हैं और किस तरीके से शामिल हुए हैं, किधर उनका जो बैकग्राउंड है, दरअसल वो किस नेता को ज्यादा पसंद करते हैं, किसके समर्थक हैं, ये सारी चीजों को तफसील से बता रही है हमारी रिपोर्ट। आइए पहले उसे देख लेते हैं। आखिर वही हुआ जिसकी चर्चा थी। नखरे दिखाने की कीमत वसूल गए हरीश रावत। ये हम नहीं, टीम बहुगुणा कह रही है। आप खुद देख लीजिए बहुगुणा के नेतृत्व में कौन कौन संभालने जा रहे हैं मंत्रिमंडल। सबसे पहला नाम आता है दिल्ली में असंतुष्ट विधायकों की टोली में शामिल रही इंदिरा हृदयेश का। फिर खंडूरी जरूरी है कि नारे की बाट लगाने वाले सुरेंद्र सिंह नेगी का नाम आता है। ये वही नेगी हैं जिन्होंने खंडूरी को क्या हराया, सीएम बनने के सपने देखने लगे थे। लो, मिल गया हरीश गुट में शामिल होने का इनाम, बन गए नेगी जी मंत्री। लाल बत्ती लगी गाड़ी और आलिशान कोठी का हो गया जुगाड़। अब बात करते हैं हरीश रावत के एक और वफादार यानी प्रीतम सिंह की। सर्वश्रेष्ठ विधायक का खिताब पाने वाले प्रीतम को हरीश से अगाध प्रीत का इनाम मिला है। दिनेश अग्रवाल का भी हो गया उद्धार, पूरी हो गई मंत्री बनने की तमन्ना। तीसरी बार विधायक बने दिनेश अग्रवाल हरीश रावत के हैं बेहद खासम खास। कांग्रेस सरकार को टिकाए रखने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे निर्दलीय विधायकों के चौखंबों में से एक हरीश चंद्र दुर्गापाल की भी खुल गई है लॉटरी। मुख्यमंत्री के लिए इंदिरा हृदयेश का नाम आगे करने वाले दुर्गापाल भी जीत गए हैं मंत्रिमंडल का दुर्ग। लो, मंत्रिमंडल के 50% मंत्रिमंडल पर हरीश रावत खेमे का ही हो गया दबदबा। मंत्रिमंडल में जो 50% रह गए उन पर भी डाल लेते हैं एक नजर। बात करते हैं अमृता रावत की। वो है पार्टी के एक मजबूत ध्रुव सतपाल महाराज की पत्नी, यानी बहुगुणा से ज्यादा सतपाल महाराज की वफादार। अश्रुधाराओं के तीर से टोटों को साधने वाले मंत्री प्रसाद नैथानी भी बन गए हैं मंत्री। वे भी नहीं माने जाते हैं बहुगुणा के करीबी, मंत्री हैं सतपाल महाराज के वफादार। लो, बीएसपी के सुरेंद्र राकेश ने भी वसूल ली है समर्थन की कीमत। जो 8 सीटें जीतकर नहीं कर पाए वो 3 सीटों में मिल गया। बन गए हैं सुरेंद्र राकेश बहुगुणा मंत्रिमंडल के साथी। किस्मत चमक गई है यूकेडीपी के प्रीतम सिंह पवार की भी। बहुमत का संकट बन गया है प्रीतम के लिए वरदान, बन गए प्रीतम सिंह सरकार के मंत्री। वो भी नहीं माने जाते हैं बहुगुणा के खासम खास। समझौते की टेबल पर कांग्रेस आला कमान ने जो तय किया है वो सबके सामने है। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा का ये ऐसा दरबार है जहां उनका एक भी दरबारी नहीं। उन्हें एक ऐसी टीम खेलने के लिए दी गई है जिसमें 50% खिलाड़ी हरीश रावत के हैं। अब मैच हरीश गुट से हो या बीजेपी से, दूसरी टीम के खिलाड़ियों से बहुगुणा सियासत का मैच कैसे जीत पाएंगे ये देखना दिलचस्प होगा। नेटवर्क 10 के लिए राकेश खंडूरी की रिपोर्ट। तो यकीनन विजय बहुगुणा का जो दरबार बनाया गया है उसमें उनके दरबारी खुद ही नहीं है। सिपह सालार उनके बहुत हो गए हैं लेकिन उनका कोई खास सिपह सालार इस पूरी सेना में नहीं है। जिस तरीके के नाम हैं, इंदिरा हृदयेश हैं, सुरेंद्र सिंह नेगी हैं, दिनेश अग्रवाल, हरिश्चंद्र दुर्गापाल, कुछ को गठबंधन की मजबूरी में मंत्री पद देना पड़ा तो कुछ को असंतुष्टों को संतुष्ट करने की मजबूरी में मंत्री पद देना पड़ा। अब ऐसे में सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि ये गठबंधन की मजबूरी कांग्रेस को कहां तक ले जाएगी, साथ ही साथ उत्तराखंड को कहां तक ले जाएगी, क्योंकि उत्तराखंड में स्थिर सरकार देने का दावा कांग्रेस लगातार कर रही है। लेकिन जिस तरीके से आपसी खींचातान इसमें चल रही है, कांग्रेस ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। कांग्रेस में कुछ गुट बन गए ऐसे जो विजय बहुगुणा को पसंद नहीं करते हैं, उसके बाद फिर उनको मनाने की कोशिश और मनाने की कीमत वसूल ली गई है। ये साफ हो चला है मंत्रिमंडल के गठन के बाद। ऐसे में सवाल यहां पर खड़ा ये होता है कि गठबंधन की ये मजबूरी
क्या भारी भी पड़ सकती है विजय बहुगुणा को। तो आज विजय बहुगुणा के मंत्रिमंडल का गठन हो गया और जिन नामों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है उन नामों में आधे नाम ऐसे हैं जो असंतुष्टों के खेमे से आते हैं। इंदिरा हृदयेश, सुदन सिंह नेगी, प्रीतम सिंह, तमाम ऐसे, हरीश रावत के जो वफादार माने जाते हैं, हरीश रावत के समर्थक माने जाते हैं। आधे मंत्री पद जो बच रहे थे निर्दलियों से और बीएसपी से, यूकेडी से, वो आधे उनको दे दिए गए हैं। क्या यहां पर विजय बहुगुणा का समर्थन उनके समर्थकों को भारी पड़ गया? उनको मंत्रिमंडल में जगह क्यों नहीं दी गई? ये गठबंधन की मजबूरी है या कुछ और? और इन तमाम मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी दीपक और उनके साथ हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश खंडूरी भी। दीपक, क्या ये तो ऐसा दरबार है जहां कोई अपना ही दरबारी नहीं है विजय बहुगुणा का? बिल्कुल, जो तस्वीर उभर कर सामने आई है, कहीं ना कहीं 10 मंत्री उनके साथ में, लेकिन विजय बहुगुणा उसके बावजूद भी यहाँ पर अकेले खड़े हैं। तो अकेले विजय बहुगुणा कितना संघर्ष कर पाएंगे, कैसे संघर्ष करवाएंगे, कैसे इस सरकार को चला पाएंगे, ये बड़ा सवाल फिलहाल आज के समय में यही है। और खंडूरी जी मेरे साथ मौजूद है, यहाँ की राजनीति को लंबे समय तक उन्होंने देखा है। खंडूरी जी, जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे थे, विजय बहुगुणा कहीं ना कहीं अकेले हैं, कोई सिपा सालार उनका अपना यहाँ पर नहीं है। क्या आपको लगता है कि वाकई में अभी तक सवाल था कि सरकार कैसे बनेगी, अब सवाल हो गया कि सरकार कैसे चलेगी? क्या लगता है आपको? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरी टीम है, इस टीम में आपको 50% तो आपको ये बहुगुणा जी को ये मान लेना पड़ेगा कि वो टीम उनके साथ उनके हिसाब से नहीं चलने वाली है। 50% में से जो 30% है, आप ये देखिए, जिसमें अमृता रावत शामिल हैं, मंत्री प्रसाद नैथानी शामिल हैं और जो यशपाल आर्य हैं। तो यशपाल आर्य को वो अपना खास मान सकते हैं। ये जो खेमा है, ये वाला खेमा, या तिवारी समर्थकों का, वफादारों का खेमा है, तो ये आपस में तालमेल बनाकर चल सकते हैं। जहाँ तक सुरेंद्र राकेश और उनकी बात है, तो ये तब तक चलेंगे बहुगुणा जी के साथ जब तक कि गठबंधन की राजनीति उनको चाहिए। जिस दिन जरा भी उनका खेल बिगड़ेगा तो पूरा संतुलन बिगड़ जाएगा, तो उनकी शर्तें माननी उनको जरूरी होंगी। तो कुल मिलाकर ये बहुत मतलब ये पूरा का पूरा जो उनको सरकार चलानी है, तो सभी मतलब जनता को संतुष्ट करने से पहले अपने मंत्रियों को उन्हें संतुष्ट रखना पड़ेगा। क्या लगता है कहीं ना कहीं जो भाजपा की अगर बात करें, भाजपा में भी ऐसी स्थिति अभी की डेट में उपलब्ध है, कोई ऐसा नेता उनके पास नहीं, सारे बड़े नेता चुनाव हार गए। कांग्रेस में जो लोग थे वो आपस में लड़ बैठे और नतीजा ये हुआ कि बहुगुणा अकेले पड़ गए हैं और मंत्री हैं वो सब अलग अलग खेमों के। तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा आम जनता को ही भुगतना पड़ेगा, देखा जाए तो। देखिए, मुझे लगता है कि अगर पार्टी, कोई भी विधायक ये नहीं चाहेगा, खासकर कांग्रेस के जो विधायक हैं, बड़ी मुश्किल से उनको सरकार मिली है, 5 साल उन्होंने वनवास भोगा है, तो वो नहीं चाहेंगे कि उन्हें फिर दोबारा वनवास भोगना पड़े। लेकिन अगर वो सही ढंग से चलेंगे तो 5 साल चलाएंगे, नहीं तो निश्चित तौर पर भाजपा के पास 31 सीटें हैं और कभी भी ये पूरा का पूरा खेल सिर के बल खड़ा हो सकता है, शीर्षासन कर सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी ये गलती, मतलब इनके बीच में इतने खराब संबंध हो जाएंगे या ऐसी स्थिति आ जाएगी कि सरकार जो है वो अल्पमत में आ जाए या सत्ता से बाहर हो जाए। तो मुझे लगता है कि ये इन हालातों में जो हालात अभी नज़र आ रहे हैं, नोक झोंक तो आपको दिखाई देगी, लेकिन ऐसा संकट मुझे दिखाई नहीं देता है कि ऐसी नौबत आ जाएगी कि बगावत होने के आसार दिखाई देंगे। बहुगुणा को व्यक्तिगत उनकी अगर बात करें तो जो उनका जो नेचर है, उनका जो वर्किंग स्टाइल है, कहीं ना कहीं जो बोलते भी काफ़ी नम्र हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बहुगुणा शायद सबको साथ लेके चलने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि एक आदमी की ईगो होती है। यहाँ पर बहुगुणा को बात करें तो उन्हें बड़ी मुश्किल से एक कुर्सी हासिल हुई है। दौड़ में बहुत ज़्यादा आगे वो नहीं थे, सबसे पीछे वो दौड़ में थे, लेकिन सबसे आगे वो पहुँच गए। तो उसके बाद लगता है शायद वो भी इस कुर्सी को खोना नहीं चाहेंगे। तो कहीं ना कहीं वो भी पूरी कोशिश करेंगे कि सामंजस्य से बैठा के चला जाए, भले ही उन्हें झुकना पड़ेगा यहाँ पर अपने मंत्रिमंडल में, अपने मंत्रियों के आगे, हरीश खेमे के आगे, सतपाल महाराज की बात करें, इंदिरा हृदयेश की बात करें या निर्दलीय या बसपा की बात करें। लेकिन क्या लगता है कहीं ना कहीं निभा पाएंगे? देखिए, डिपेंड करेगा उन मंत्रियों के ऊपर कि आप देखिए, मंत्री अपने किसी एक क्षेत्र के लिए नहीं होता है, मंत्री से सारे विधायकों के काम जुड़े होते हैं। तो उन मंत्रियों के महकमे से जो विजय बहुगुणा के जो वफादार विधायक हैं उनके भी काम जुड़े होंगे। अब डिपेंड करता है कि वो उन कामों को किस तेजी से और किस रफ्तार से वो करते हैं। यदि उन कामों में अगर ढिलाई आएगी तो निश्चित तौर पर उनमें असंतोष पनपेगा, जिस असंतोष का असर जो है सरकार पर भी पड़ सकता है।
कहीं ना कहीं अब जो तस्वीर उभर के आ रही तो ये तो खैर लगभग तय माना जा रहा है कि 29 को सदन में बहुमत साबित कर देंगे, लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा सवाल है कि अगले 6 महीने के अंदर उनको चुनाव लड़ना है, खुद जीत के आना है किसी सीट से। तो सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी चुनौती विजय बहुगुणा के आगे यही होगी, क्योंकि भले ही बाहर की बाहर सब कुछ अच्छा दिखाई दे, दूर की घास हमेशा हरी दिखाई देती है, लेकिन अंदर की अगर बात करें जब ये सीट का चुनाव होगा तो क्या आपको लगता है वाकई में तो पार्टी के हालात, जो वर्तमान हालात हैं, तो कितनी मुश्किलें विजय बहुगुणा के सामने आएंगी? देखिए, अब मैं आपको बता दूं कि विजय बहुगुणा के पास इस समय 2 अच्छे विकल्प हैं जहां से वो चुनाव लड़ सकते हैं। एक तो दिनेश धनई हैं जो उनके वफादार माने जाते हैं, उनकी टीम के माने जाते हैं, वो भी सीट खाली कर सकते हैं। पर अभी आपने बताया मुझे, अभी हमारी टीम ने भी उनसे बातचीत की थी तो उन्होंने अपनी फीलिंग्स बताई थी कि अगर मैं कोई फैसला लूँगा तो अपने जिन लोगों ने मुझे जिताया है मैं पहले उनसे अपनी राय लूँगा, तभी मैं ये फैसला करूँगा कि मुझे सीट छोड़नी है कि नहीं छोड़नी है। दूसरा, आप रायपुर सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि उमेश शर्मा काऊ को भी विजय बहुगुणा जी का बहुत अच्छा वफादार माना जाता है। मतलब वो बहुत, जो उनकी पूरी एक टीम है उसमें वो शामिल हैं। तो 2 उनके पास ऐसे विकल्प हैं जहाँ से वो चुनाव लड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आशीष, जिस तरीके से देखा, जो सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर अभी है विजय बहुगुणा के आगे, कि आगे उनको अभी 6 महीने के अंदर चुनाव लड़ना है और विधायक बन के आना है, तभी यहाँ पर वो मुख्यमंत्री रह पाएंगे। तो सबसे बड़ा सवाल फिलहाल यही है, तो ऐसे में कौन उनके लिए सीट छोड़ता है और कितनी आसानी से वो जीत के आते हैं, इसको मंथन होना भी बाकी है। आशीष, दीपक, जो भी आज घटनाक्रम जिस तरीके से हमने देखा, उससे हम क्या, आम जनता उत्तराखंड की क्या अंदाज लगाए? क्या हरीश रावत की जो बगावत थी, जो बगावत का झंडा था, वो यूं ही था? वो मान गए हैं? अब उन्होंने जो उनकी अपनी शर्तें हैं, जो अपनी उनकी शर्तें लगी होंगी, जो कीमत उनको लगी होगी, वो वसूल के अब वो मानने लगे हैं, ये मान लें हम? नहीं, बिल्कुल ये बात तो तय है। जिस तरीके से उनके खेमे के लोग यहाँ पहुंचे हैं, उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। हालांकि जो चीज़ वो लोग चाहते थे, जो हालांकि पहला सवाल वही था कि मुख्यमंत्री की कुर्सी, वो तो उनको नहीं मिल पाई, लेकिन उसके बाद जो बगावत के सुर उभरे तो उसके बाद तो यही लगा था कि भागते भूत की लंगोटी ही सही, क्योंकि अब जो कुछ उनके हाथ लग जाए तो उन्होंने पूरी कोशिश की कंपनसेट करने की, और यहाँ पर हुआ भी ऐसा ही। कांग्रेस आलाकमान ने उनकी बात सुनी भी है, क्योंकि कांग्रेस को भी उनकी जरूरत थी, उनके समर्थक विधायक प्रदेश की तस्वीर ऐसी है कि कांग्रेस उनको भी नहीं छोड़ सकती थी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं कर सकती थी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी वो मजबूरी थी और कांग्रेस भी उनकी मजबूरी थी। जिस तरीके से उनके बयान आया था कि वो अलग पार्टी बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं ये संकट तो फिलहाल थम गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सामंजस्य बैठाना। अब उनके जो लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं मंत्रिमंडल में, क्या विजय बहुगुणा के साथ वो अपना सामंजस्य बैठा पाएंगे? क्या विजय बहुगुणा उनके साथ अपना सामंजस्य बैठा पाएंगे और स्मूथली सरकार को चला ले पाएंगे? और सबसे पहली बात, 5 साल का समय काफी लंबा है और इन 5 सालों तक इस सामंजस्य को बैठा पाना बहुत मुश्किल है, वो भी सिर्फ ऐसे समय में जब पहले दिन से ही तकरार शुरू हो गई हो। आशीष, बिल्कुल दीपक, लेकिन एक सवाल बार बार मन में आता है, मैंने इससे पहले भी चर्चा की थी, इस संबंध में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि जो संतुष्ट थे, जो कांग्रेस आलाकमान को लेकर संतुष्ट थे, उनके फैसले को लेकर संतुष्ट थे, जो विजय बहुगुणा के मुख्यमंत्री बनने पर जिनको कोई ऐतराज नहीं था, मुझे नहीं लगता कि उनको बहुत कुछ मिला है। यशपाल आर्या का नाम है, चूंकि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, लिहाजा बड़ा पद भी था उनके पास पहले से ही, और वो मंत्री पद उनको एक दे दिया गया है। अभी उनके विभाग की शायद, जहां तक मुझे जानकारी है, मंत्रालय की घोषणा अभी नहीं हुई है, कौन सा मंत्रालय मिलेगा यशपाल, इसके अलावा कोई संतुष्टों का कोई नाम मुझे नहीं दिखाई पड़ता। तो क्या ऐसा नहीं है कि संतुष्ट ठगे गए हो यहां पर, और अब वो कुछ दिन में ऐसे भी हालात हो सकते हैं कि अब वो असंतुष्टों के खेमे में आ जाए? हालांकि पहले मैं यशपाल आर्य की बात करना चाहूँ तो यशपाल आर्य प्रदेश अध्यक्ष थे, वो चाह के भी यहाँ पर बगावत नहीं कर सकते, तो निश्चित तौर पर, और वो डिजर्व भी करते थे मंत्री पद के लिए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात आपने बोली कि जो लोग संतुष्ट थे विजय बहुगुणा के साथ, इस संकट की घड़ी में खड़े थे, क्या वाकई में उनको वो चीज़ मिल पाई है जिसके वो लोग वाकई में दावेदार थे? लेकिन सबसे बड़ी बात, ऐसे कई सारे विधायक है कांग्रेस के, ऐसे कई सारे नाम सामने आ रहे हैं जो जहाँ पर विधायक खुद ये सोच रहे हैं काश उन्होंने निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा होता, शायद उन्हें भी मंत्री पद मिला होता, उन्हें भी उनकी भी पूछ होती। लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ है, जो लोग वफादार थे, जो लोग उनके साथ खड़े रहे, जो लोग संतुष्ट रहे, जिन्होंने बगावत का झंडा नहीं थामा, उन्हें कुछ नहीं मिला, और जिन लोगों ने बगावत करी, जिन लोगों ने खुलकर विरोध किया, खुलकर कांग्रेस का फजीता यहाँ पर करवाया है, किरकिरी करवाई है, उन लोगों को मंत्री पद के रूप में यहाँ पर नवाजा गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो खंडित जनादेश आया था, यही इसकी एक सबसे बड़ी वजह थी, वरना शायद ऐसी तस्वीर यहाँ पर निकलकर कभी भी नहीं आती। और जो सबसे बड़ी चीज़, जो कांग्रेस आलाकमान के फैसले का जो लगातार विरोध हुआ है, क्योंकि दावेदार बहुत सारे थे और कुर्सी सिर्फ एक थी, ऐसे में किसी एक को कुर्सी सौंपनी थी, और विजय बहुगुणा यहाँ पर इसलिए बाजी मार गए क्योंकि उनके बहन की मैं बात करना चाहूँगा, रीता बहुगुणा जोशी,
10 जनपद से उनकी करीबियां जग जाहिर है और निश्चित तौर पर उसका फायदा यहाँ पर उनको मिला, जिस वजह से हरीश रावत यहाँ पर रेस में पिछड़ गए। और विधायकों की तो हम बात ही नहीं करें, क्योंकि पहले सवाल ये था कि एमपी में से मुख्यमंत्री आएगा या एमएलए में से। जब एमपी में से आना था तो हरीश रावत सबसे तगड़े दबाव थे और इसी वजह से यहाँ पर वो पिछड़े थे। तो निश्चित तौर पर जो लोग उनके साथ शुरू से खड़े रहे थे वो लोग खाली हाथ है, वो लोग अपने को ठगा सा महसूस कर तो रहेंगे, शायद अंदर ही अंदर वो बगावत के सुर उभर भी रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है विजय बहुगुणा का जो व्यक्तिगत नेचर है जैसे वो है, कहीं ना कहीं निभा वो ले जा पाएंगे, क्योंकि वो कंप्रोमाइजिंग स्थिति में हर समय रहते हैं। आशीष। हाँ, चलिए दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। तो यकीनन जिस तरीके से आज मंत्रिमंडल का गठन किया है विजय बहुगुणा ने, जो नाम उसमें शामिल हुए हैं उसमें से ज्यादातर नाम या तो गठबंधन की मजबूरी से आते हैं या फिर हरीश रावत के समर्थक गुट से आते हैं। अब यहां पर असंतुष्टों को संतुष्ट करने की मजबूरी भी थी और गठबंधन धर्म भी निभाना था, जो कि प्रधानमंत्री भी निभा रहे हैं, तो ये विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री है, इनका निभाना भी मजबूरी है। लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि क्या असंतुष्टों को संतुष्ट करने में जो पहले से संतुष्ट थे वो कहीं असंतुष्ट न हो जाएं। ऐसा दरबार दिया गया है विजय बहुगुणा को जिसमें उनका अपना कोई दरबारी ही नहीं है, अपना कोई सिपह सालार ही नहीं है, लेकिन सेना दे दी गई है विजय बहुगुणा को। अब सवाल ये भी है कि ऐसे में कैसे लड़ेंगे वो बीजेपी से, बीजेपी के तीखे प्रहारों को कैसे सहेंगे विजय बहुगुणा ऐसे लोगों के साथ जो उनके अपने समर्थक हैं ही नहीं। ये देखना बिल्कुल आने वाले वक्त में बेहद दिलचस्प होगा कि हरीश रावत और तमाम जो निर्दलीय हैं इनके साथ मिलकर विजय बहुगुणा कैसे संभाल पाते हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी। फिलहाल खास खबर में मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।